brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। क्या किंग बीबी वापस आ रहा है? कैन किंग बीबी राइज अगेन? यह सवाल उस देश में पूछा जा रहा है जिसमें भारत की दिलचस्पी बहुत ज्यादा होती है, इजराइल में। जब मैं आपसे मुखातिब हूं तब इजराइल वोट डाल रहा है अपनी लोकसभा का चुनाव। वहां पर लोकसभा नहीं होती, क्या होता है वो बताऊंगा। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम रिवाइज करवाऊंगा इजराइल का, उसकी चुनौतियां बताऊंगा। पर बात कहां से शुरू हुई? किंग बीबी से। किंग बीबी इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू का निक नेम है। उन्हें इजराइल की राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है, जैसे हमारे यहां राजस्थान में अशोक गहलोत को। लेकिन पिछले कुछ समय से उनका जादू घटा है। 5 दफा इजराइल के पीएम की कुर्सी संभाल चुके नेतन्याहू पिछले 1 बरस से सत्ता से बाहर हैं। उनके ऊपर करप्शन का केस भी चल रहा है। और इस बार अगर उनकी लिकुड पार्टी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई तो हो सकता है कि उनकी अपनी नेतागिरी भी पार्टी में खतरे में पड़ जाए और कोई नया चेहरा तलाशने की शुरुआत हो जाए। वो भी तब जब नेतन्याहू पिछले 17 बरस से पार्टी के सुप्रीमो हैं और ज्यादातर उनके वफादार शीर्ष पदों पर हैं। पर लगातार हार के बाद नेता बदलने की बात चल ही निकलती है। हम अपने देश में भी कई दफा देख चुके हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आज मैं आपसे इजराइल और नेतन्याहू की चर्चा क्यों कर रहा हूं। अभी तो बताया 1 नवंबर 2022 कैलेंडर में आज का दिन इजराइल में नई क्नेसेट, जो उनकी जनरल असेंबली है, उसका चुनाव हो रहा है। वोटिंग की बात करें तो भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। क्नेसेट इजराइल की संसद का नाम है जिसमें 120 मेंबर होते हैं और सरकार बनाने के लिए पार्टी या गठबंधन को चाहिए साधारण बहुमत, यानी 61 सीटें मात्र। पर याद रखिए, इजराइल के इतिहास में आज तक कोई भी पार्टी ऐसी नहीं हुई जिसने अपने दम पर अकेले सरकार बनाई हो। हमेशा मिलते जुलते विचारों वाली 2 या 2 से अधिक पार्टियां और कई बार बहुत अलग अलग विचारों वाली भी सरकार बनाती हैं। बेंजामिन नेतन्याहू बरसों तक गठजोड़ की इस गणित के इकलौते बादशाह रहे, इसलिए खूब प्रधानमंत्री बने। पर जब सितारे कमजोर हुए तो बाकियों को मौका मिला। ये बाकियों का मौका कब आया? जून 2021 में पहली दफा ऐसा हुआ कि जो दूसरा गठबंधन सत्ता में आया उसमें कोई अरब पार्टी भी शामिल थी। इससे नेतन्याहू के विरोधियों को सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा भी मिल गया था। लेकिन प्रश्न यह है कि इस गठबंधन की नींव का हुआ क्या? क्योंकि यह खोखली थी तो नतीजा पहले से तय था। पहली सालगिरह आते आते दरारें सामने आ गईं और फिर संसद भंग करने का प्रस्ताव लाया गया। नए चुनाव के लिए 1 नवंबर की तारीख तय हुई। वोटिंग हो चुकी है, अब नतीजों का इंतजार है। और इसी इंतजार के बीच हमें जानना है कि इस बार के इजराइल के आम चुनाव में क्या दांव पर लगा है, मुद्दे क्या थे देश और दुनिया के लिहाज से, और क्या किंग बीबी वापस आ सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा ललन टॉप का रोजाना का कार्यक्रम है जिसका नाम है दुनियादारी। हम दुनियादारी में इजराइल की संसद क्नेसेट की संरचना और चुनाव की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। प्रोफेसर मुश्ताक को बुलाकर इजराइल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स पर भी बात कर चुके हैं। मास्टर क्लास और कई एपिसोड्स। अगर आपकी इस विषय में दिलचस्पी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के, आपको उन सारे एपिसोड्स के लिंक मिलेंगे। पर आप कहेंगे अब जब बता रहे हो तो तुम ही बता दो दोबारा से, तो संक्षेप में रिवीजन भी करवा देते हैं इस विषय का। इजराइल में संसदीय लोकतंत्र वाली व्यवस्था काम करती, यानी जनता अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र है, जैसे हमारे देश भारत में। लेकिन वहां वाले सिस्टम में एक बड़ा अंतर है। वहां वोटिंग कैंडिडेट को नहीं बल्कि पार्टी के नाम पर होती है। बैलेट पेपर पर पार्टियों के सिंबल, कहीं पर किसी कैंडिडेट का जिक्र नहीं। तो फिर सांसद कैसे चुने जाते हैं? यह काम पार्टियों का है। इजराइल में भारत की तरह ही बहुदलीय व्यवस्था, यानी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। ये पार्टियां वोटिंग से पहले कैंडिडेट्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराती हैं। इस लिस्ट का इस्तेमाल वोट्स की गिनती के बाद होता है। वोटिंग में जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसे उसी अनुपात में सीटें अलॉट की जाती हैं। क्नेसेट में दाखिल होने के लिए किसी पार्टी को कम से कम 3.25% वोट्स की जरूरत होती ही होती है। ये न्यूनतम अर्हता है। इससे कम मिला तो पार्टी संसद की रेस से बाहर। ऐसी पार्टियों के वोट बाकियों के बीच फिर बांट दिए जाते हैं और फिर होता है सीटों का बंटवारा। जब सीटों का नंबर तय हो जाता है तब चुनाव आयोग लिस्ट निकालता है जो जमा हुई थी, पार्टियों ने जमा की थी। फिर उसी के आधार पर
टॉप के नामों को क्नेसेट में दाखिला मिल जाता है। पार्टियां अपने सबसे बड़े नेता को सबसे ऊपर रखती हैं। नेताओं को फिर उसके रुतबे के हिसाब से नंबर दिया जाता है। जैसे लिकुड पार्टी की लिस्ट में नेतन्याहू का नाम पहले नंबर पर होता है, यानी एक सांसद भी बनेगा तो वो नेतन्याहू बनेंगे। इजराइल में बाई इलेक्शन नहीं होते। किसी सांसद की मौत हुई या किसी दूसरी वजह से सीट खाली हुई तो लिस्ट में शामिल अगले व्यक्ति को वो सीट मिल जाती है। यानी एक बार किसी पार्टी को सीट अलॉट हुई तो अगले चुनाव तक वो बरकरार रहती है। ये नहीं कि रिजॉर्ट में गए और पार्टी बदल ली। आमतौर पर क्नेसेट का कार्यकाल 4 बरस का। पिछले 4 चुनाव से कोई भी सरकार ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। चुनाव पे चुनाव हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं देखिए, 4 टाइमलाइन पे 4 तारीख है। टाइमलाइन 1, तारीख 4 अप्रैल 2019 नेतन्याहू पहली बार बहुमत जुटाने में नाकाम साबित हुए। चुनाव हुए अप्रैल 2019 में। फिर विपक्ष को मौका मिला, लेकिन उसके पास भी जरूरी आंकड़ा नहीं था। कहा गया फिर चुनाव होंगे। सितंबर 2019 में हुए दोबारा चुनाव। स्थिति वही रही, सरकार नहीं बनी। फिर चुनाव हुए मार्च 2020 में। हालात फिर नहीं बदले। तब नेतन्याहू ने ब्लू एंड व्हाइट अलायंस के नेता बेनी गेंट्स के साथ हाथ मिलाया। समझौता हुआ। दोनों नेता कुछ कुछ महीनों के लिए पीएम बनेंगे। लेकिन दिसंबर 2020 आते आते ये समझौता भी छूट गया। अब हुआ चौथा चुनाव मार्च 2021 की तारीख में। इसमें भी नेतन्याहू सरकार बनाने में नाकाम रहे और तब राष्ट्रपति ने दूसरे नंबर की पार्टी येश अतीत के लीडर याया लापिड को मौका दिया। लापिड ने डेडलाइन खत्म होने से आधा घंटे पहले ही बहुमत जुटाया। इस गठबंधन सरकार में 8 पार्टियां शामिल हुई, जिसमें लेफ्ट, राइट, सेंटर, हर किस्म की विचारधाराओं का मेल। और समझौते में एक शर्त प्रधानमंत्री के बंटवारे से भी जुड़ी थी। तय हुआ कि याया लापिड और नफ्ताली बेनेट आधे आधे वक्त तक पीएम बनेंगे। पहले हिस्से में बेनेट, दूसरे हिस्से में लापिड। तो सरकार बन गई, पर इसमें शुरू से ही कई पेच थे। मसलन सरकार में शामिल पार्टियां सेम पेज पर नहीं पहुंच पा रही थी। संसद से जरूरी कानून पास कराने में मुश्किल आ रही थी और इसको लेकर गठबंधन के अंदर विद्रोह पैदा हो रहा था। फिर नतीजा वही, जून 2022 में बेनेट और लापिड को ऐलान करना पड़ा, अब साथ रहना मुश्किल है, संसद भंग करनी होगी। किसी भी पार्टी के पास जरूरी बहुमत नहीं, तो राष्ट्रपति ने नए चुनाव के लिए फिर एक तारीख दी, 1 नवंबर 2022। और आज वही तारीख है जब हम आपसे मुखातिब हैं। इजराइल की जनता वोट डाल रही है और भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे ये वोटिंग शुरू हुई और रात 1:30 बजे तक चलेगी। और तब इजराइल में कितना बज रहा होगा? रात के 10। वोटिंग बैलेट पेपर से होती है, तो गिनती करने में भी थोड़ा वक्त लगता है। यानी आखिरी नतीजा घोषित करने के लिए जो 9 नवंबर की डेडलाइन है, तब तक का इंतजार करना होगा। पर शुरुआती रुझान पहले ही आने लगेंगे। जैसे हम लोगों के बचपन में होता था ना कि काउंटिंग शुरू हो गई है, बीच बीच में फिल्में आ रही हैं, फिर दूरदर्शन के जो भैया दीदी लोग हैं वो आके बताते थे कि फलाने से ढिकाने आगे, ढिकाने से फलाने पीछे। इस बार के चुनाव में इजराइल में क्या दांव पर लगा है, ये सुनिए। ये गौर करने वाली चीज़ है। IR का इम्तिहान हो या कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कहीं बहस हो चाय खाने पर, तो ये काम आएगा। सुनिए कौन कौन सी बातें दांव पर हैं। 4 प्रमुख बातें हैं। पहली बात, इजरायली वोटर्स पिछले 4 बरस में 5वीं बार वोट डाल रहे हैं, यानी राजनीतिक अस्थिरता से परेशान हैं। इतने चुनाव कर लिए, एक स्थायी सरकार नहीं मिली। इसके चलते लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया में आस्था भी घट रही है। दूसरी बात, पिछले कुछ समय में इजराइल में अति राष्ट्रवादी और कट्टर धड़ा पनप गया है। जूइश पार्टी के बेन ग्विर किंग मेकर बनकर उभरे हैं। बेन ग्विर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रहते हैं। नस्ल भेद को बढ़ावा देने, प्रॉपर्टीज को तबाह करने, प्रतिबंधित साहित्य रखने के आरोप में दोषी साबित हो चुके हैं। वो इजराइल विरोधी अरब नागरिकों को निर्वासित करने की मांग भी करते रहे हैं। अगस्त 2022 में एक रेडियो स्टेशन के सर्वे में सामने आया कि 2/3 इजरायली नागरिक इस मांग का समर्थन भी करते हैं। इस चुनाव में समर्थन का असर दिखेगा। जानकारों के मुताबिक नेतन्याहू ने अपने कट्टर बयान अब कम कर दिए हैं और इसकी जिम्मेदारी बेन ग्विर को सौंप दी है। गुड कॉप बैड कॉप। नेतन्याहू के कहने पर ही बेन ग्विर ने नेशनल यूनियन पार्टी के साथ मर्जर किया था। 2021 के चुनाव में उनकी पार्टी संसद भी पहुंची। इस बार उनका असर बढ़ा है। कहा जा रहा है कि अगर नेतन्याहू बेन ग्विर के साथ सरकार बनाने में सफल हुए तो इसका असर दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर भी पड़ सकता है। तीसरी बात, नेतन्याहू पर फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के कई मुकदमे चल रहे हैं। जीते तो अपने ऊपर लगे चार्जेस हटवाने की कोशिश करेंगे। आशंका है कि वो न्यायपालिका की शक्तियां कम करने के लिए कानून भी बनवा सकते हैं बतौर पीएम। और चौथी बात, रपट है कि रूस और ईरान के बीच ड्रोन्स को लेकर सीक्रेट डील हुई है। ईरान इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में है। दूसरी तरफ इजराइल रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन की मदद करने की योजना बना रहा है। अभी तक इजराइल इस जंग में अलग था। नई सरकार को इस पर ठोस फैसला लेना है। इसी के आधार पर इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय हित भी निर्धारित होंगे।
इन सब के अलावा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में होने वाली हिंसा और अरब देशों के साथ रिश्ते और इजरायली नागरिकों की सुरक्षा जैसे शाश्वत मुद्दे तो रहेंगे ही। अब सवाल यह आता है कि नेतन्याहू की वापसी की संभावना कितनी है। जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ज्यादातर पोल्स में नेतन्याहू गठबंधन बहुमत के करीब दिख रहा है। उनके गठबंधन को लगभग 60 सीटें मिल सकती हैं। विरोधी पार्टियां 56 तक पहुंच सकती हैं। बाकी की 4 सीटों पर 2 अरब पार्टियों का दावा है, पर बहुमत के लिए चाहिए 61 और ये अरब पार्टियां गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर रही हैं। तो नतीजे अगर जैसे रुझान बता रहे हैं हूबहू वैसे आए तो फिर एक सांसद की कमी पड़ जाएगी लिकुड पार्टी को और तब सरकार बनाने की मुश्किल होगी। और सरकार बन भी गई तो वो बहुत महीन बहुमत पर टिकी होगी, यानी राजनीतिक स्थिरता का जो पेच है वो सुलझेगा नहीं। और डेडलॉक फंसा तो क्या होगा? फिर से चुनाव होगा। इजराइल को इस मामले में कोई शुबा नहीं और तब तक के लिए याया लापेड केयरटेकर प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते रहेंगे। नेतन्याहू की सत्ता से दूरी और बढ़ जाएगी। अब दूसरा सवाल, अगर किंग बीबी नाकाम रहे, सत्ता में नहीं लौट पाए अपने नेतृत्व में, तो क्या होगा? इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट है कि इस बार के चुनाव में लिकुड पार्टी का सब्र भी दांव पर है। नेतन्याहू 2005 से पार्टी के लीडर हैं। इससे पहले उन्होंने 1990 के दशक में कुछ समय तक पार्टी कमान संभाली। 11वीं बार लिकुड पार्टी की लिस्ट में है। 5 बार सरकार बनाने में कामयाब रहे, 5 बार नाकामी मिली। 3 नाकामियां तो 2019 से अब तक मिल चुकी हैं। अगर इस बार भी असफल रहे तो पार्टी उन्हें किनारे लगा सकती है, किसी नए नेतृत्व के प्रति आस्था जता सकती है। यानी नेतन्याहू के लिए सत्ता में वापसी उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए अनिवार्य सत्य है। इजराइल का सत्य क्या है? लगातार गठबंधन सरकारें बन रही हैं पर कंटिन्यूटी नहीं है। 61 से 63 के बीच गठबंधन झूल रहे हैं, जीत कर भी। अलग अलग विचारधाराएं हैं जो प्रबल हो रही हैं, पर आप जानते हैं किसी भी देश में विकास के लिए जरूरी है पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी और सारे विचारों का प्रतिनिधित्व, रिफ्लेक्शन सरकार में नजर आए। तो इजराइल इस कसौटी पर कितना खरा उतरता है ये नतीजे बताएंगे। लल्लन टॉप आपको इनकी व्याख्याएं बताता रहेगा। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है एक जरूरी सूचना के साथ। आ गई है लल्लन टॉप क्विज। अगर आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कितनी सटीक है तो रोज रात 9 बजे खेलिए लल्लन टॉप की ऐप पर लल्लन टॉप की क्विज और मौके पर इनाम भी जीत सकते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।